नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक ज्योमेट्री से है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आज पार्ट 1 लेके मैं आया हूं लाइन और एंगल के बारे में। सबसे पहले कि बहुत इसमें जो है थियरम बच्चे याद करते हैं और फिर भी एंगल निकाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है एक टैक्स रूल है, जो बच्चा अगर समझ जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लाइन और एंगल बड़े आराम से निकाल सकता है। वो टैक्स रूल है क्या? टैक्स रूल का मतलब कि टी ए एक्स और जेड, इसको हम टैक्स कहेंगे। अगर ये टैक्स रूल अगर बच्चे को पता है तो लाइन और एंगल के सवाल को बड़े आराम से कर सकता है। किसी थियरम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये दावा है कि लाइन और एंगल से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा इसी टैक्स रूल में वो पूरा का पूरा हो जाएगा। और ये टैक्स रूल जो है बड़े ही आराम से इसको समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें बेटा कि इस तरह का कोई शेप बना हो, किसी भी आकृति में ये टी जैसा शेप दिखे। टी जैसा मतलब कि एक सीधी लाइन के बीचों बीच या कहीं भी इस तरह से हो, ट्री जैसा लगे। मतलब इसको चाहे घुमा दिया जाए, घुमाने का मतलब ये कि ऐसे कर दिया जाए तब भी ये टी जैसा ही है, इस तरह से घुमा दिया जाए तब भी ये टी जैसा है। अगर ये टी जैसा दिखे तो इसको मतलब कि इसको हम टी समझ लेंगे। और टी अगर समझेंगे तो थियरम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो एंगल में अगर बटा होगा तो ये दोनों एंगल का योग जो होगा वो 180 अंश को बतलाएगा, 180 अंश को बतलाएगा। अगर मान लो कि इसी पर एक और दे दिया जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं। इस पॉइंट से एक और लाइन खींच दिया जाए या एक और लाइन खींच दिया जाए, तो ऐसा कई लाइन खींच दिया जाए तो कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे ट्री जैसी शेप बन पा रही है कि नहीं। अगर शेप बन जाए तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर फिर मिला देंगे, और इनका सभी का योग कितने के बराबर होना चाहिए? 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ये हम समझते रहेंगे। किसी भी आकृति को देखकर ये पता करेंगे कि टी शेप जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसी तरह एक ही बात अगर किया जाए तो इन दोनों डंडों के बीच में गैप होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। इसी तरह से हम ए को मानेंगे, इन दोनों जो लंबे डंडे हैं इनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए। और अगर गैप, जैसे यहाँ पर ये तीनों डंडा एक ही पॉइंट पर जाकर लगा हुआ है, यहाँ पर डंडा अलग अलग हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया है, तो इसको हम ए मानेंगे। अब ए को घुमा भी दिया जाए, घुमा देने का मतलब ये कि ऐसे भी किया जाए तो भी हम इसको ए मानेंगे। मतलब ये दोनों लाइन को हम एक दूसरे के समानांतर मानेंगे। मतलब कि इनके बीच में चाहे जितना लाइन बढ़ाया जाए गैप बराबर होना चाहिए। तो इस तरह अगर ये शेप बनेगा, ए शेप बनेगा, तो यहाँ भी इन दोनों एंगल का जो योग आएगा वो 180 के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट होगा, कोण क्रिएट होगा, कोण बनेगा। इन दोनों कोण का योग जो है 180 अंश बतलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बेटा कि ये 70 अंश है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन दोनों का योग 180 अंश बतलाएगा, तो ये 110 अंश होगा। अगर ये 50 अंश है तो ये 130 होगा। अगर ये 100 अंश है तो ये 80 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 180 अंश बतलाएगा। इस शेप ऑफ ए में है। इसी तरह एक्स और जेड की बात करें, जो कि प्रमेय के द्वारा, थियरम के द्वारा तुम लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर यक्स अगर काट रहा है तो क्रिएट क्या कर रहा है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पर यक्स जैसा शेप अगर कहीं पर बने तो वहाँ पर हमें करना क्या है कि आमने सामने का मतलब कि इस कोण के सामने ये है और इस कोण के सामने ये है, तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आमने सामने का कोण, जैसे इसको हम θ1 मान लें और इसको θ2 मान लें, तो θ1 बराबर θ2, या इसको θ3 मान लें और इसको θ4 मान लें, तो θ3 बराबर θ4 अगर एक्स शेप बनेगा तो। इसी तरह जेड शेप की बात किया जाए, अगर जेड शेप बन रहा है तो यहाँ पर एक बात ये समझना होगा थोड़ा सा इस बात को कि जेड शेप बन रहा है तो ये दोनों समांतर लाइन होनी चाहिए। समांतर का मतलब ये होता है
कि इनकी लाइनों को चाहे जितना बढ़ाया जाए, चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, इनके बीच का गैप जो है कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ऐसी दो लाइन को कहते हैं समांतर लाइन। तो यहाँ पर क्रिएट क्या हो रहा है, दो एंगल क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये जेड शेप बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होगा। और इसको हम उल्टा करके इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे इसको एन कहेंगे तो हम जेड मानेंगे, अगर उधर से देखा जाए या इधर से देखा जाए, ऐसे देखा जाएगा तो एन शेप होगा। लेकिन अगर जेड शेप घुमा दिया जाए तो भी वो जेड शेप ही कहलाएगा, और जेड शेप कहलाएगा तो इन दोनों कोणों का जो है मान आपस में बराबर होना चाहिए अगर जेड शेप है। इन्हीं चार को हमें पढ़ लेना है। तो हम जैसी बात है कि आगे ट्रायंगल में, सर्किल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और लाइन और एंगल के जितने भी सवाल हैं उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये टैक्स रूल की बात अगर करें तो टी ए एक्स और जेड हमें पढ़ना है, और टी ए एक्स और जेड अगर पढ़ लिए तो लाइन और एंगल का कोई भी सवाल मेरे सामने आए हम उसको बड़े आराम से कर सकते हैं, या आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना, जहाँ पर टी शेप बनेगा, टी शेप मतलब कि एक छाया होगा, उस पर डंडे लगे होंगे, चाहे दो डंडे लगे हों चाहे तीन डंडे लगे हों, लेकिन एक ही पॉइंट से लगे होने चाहिए, तो उसको हम टी कहेंगे। दूसरी चीज़ कि एक छाया के बीच में गैप होना चाहिए, डंडा अलग अलग होना चाहिए, डंडा एक साथ नहीं, थोड़ी सी गैपिंग में लगा होना चाहिए, तो उसको हम ए कहेंगे। और ए में जो एंगल क्रिएट होगा इन दोनों का योग भी 180 अंश होना चाहिए। इसी तरह एक्स शेप की बात किया जाए तो आमने सामने वाली बात करेंगे, आमने सामने क्रिएट होगा कोण, तो ये बराबर होगा। इसी तरह जेड शेप में यहाँ पर और यहाँ पर क्रिएट होगा, और यहाँ पर क्रिएट होगा, तो इन दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब कभी ज़रूरत पड़े तो कोई जैसे रचना करते हो, जब रचना करते हो तो रचना क्यों करते हो उसको छोड़ दो, दिमाग में रचना क्यों करते हो, बस इतना याद रखना कि जब कभी कोई शेप न दिखे तुम्हें, किसी आकृति में तुम चाहो कि ए शेप बन जाता तो मेरा काम बन जाता और हम एंगल निकाल लेते, या टी शेप बन जाता तो मेरा काम बन जाता, तो ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो तो कोई लाइन तुम खींच सकते हो, बस वो लाइन किसी और लाइन को प्रतिच्छेद न करे, छूते हुए निकल जाए या बीचों बीच निकल जाए, तो ऐसा लाइन तुम खींच सकते हो, बस वो किसी और लाइन को प्रतिच्छेद न करे, काटे न, डिस्टर्ब न करे। तो ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होता है तो वो लाइन की रचना तुम कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेके इसका यूज करना बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर तुमसे तुम्हारे सामने एक आकृति दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि आखिर इसमें ये कोण कितने अंश का होगा। जैसे ये शेप दे दिया जाए कि यहाँ पर कह दिया जाए कि ये है, ये ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और यहाँ पर ये एंगल दिया हो कि 50 अंश है, और ये कह दिया जाए एक्स अंश है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आगे का सवाल भी जब हार्ड आएगा उस सवाल को भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 है, ये शेप कैसा बन रहा है बेटा, टी शेप बन रहा है। टी शेप बन रहा है कि जैसा कि जानते हो ये दोनों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर यक्स का मान जब तक 130 नहीं होगा तब तक 180 अंश बनेगा नहीं, इसका मतलब यक्स का मान 130 अंश। ये बाय द हम यहाँ पर कहेंगे टी रूल। ओके, ये आकृति के सवाल का जवाब हो गया कि यहाँ पर यक्स का मान 130 अंश बनेगा। दूसरी आकृति लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसे कह दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए, और यहाँ पर दिया हो कि ये जो है 2x है, ये 3x है, और ये x है। तो यहाँ पर कह दिया जाए x का मान कितना होगा x का मान कितना होगा ये बताना है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, फिर वही बात, ये टी शेप बन रहा है क्योंकि देखो एक छाया है जिस पे दो डंडे एक ही पॉइंट पे लगे हैं, तो इसको हम टी मान लेंगे। और टी जैसा कि मानते हैं तो ये सभी यहाँ से यहाँ तक के कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस तरह 180 अंश होना चाहिए। तो 2x, 3x और 1x, 6x बराबर 180 अंश होना चाहिए।
तो इस तरह 6 से भाग दे दें तो 6 त्रिक 18, x का मान 30 अंश आया। अब इसको अगर बताना हो तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90 और 30 ये सब ऐड किया जाए तो 180 अंश के बराबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये दिया जाए कि इस तरह से ये दे दिया जाए और ये 50 अंश हो और ये 110 अंश हो और ये मान पूछ लिया जाए कि ये मान कितना होगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैं बताया कि हम टैक्स ढूंढेंगे, अगर टैक्स मिलेगा तो ठीक है, अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो किसी लाइन की रचना कर सकते हैं, बस वो किसी और लाइन को डिस्टर्ब न करे। जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक लाइन सीधी लाइन खींच दें तो ये ए शेप हो जाएगा। देखो ये है और दो समांतर लाइन है तो ए शेप बन जाएगा। जैसा कि ये 50 अंश है तो ये कितना होगा कि मिलाकर ए शेप मतलब 180 अंश होना चाहिए तो 130 अंश होगा। और यहाँ पर 110 है तो ये कितना होना चाहिए बेटा कि 70 अंश, तो 70 अंश होना चाहिए। अब ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है 200 अंश है। अब 200 अंश है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक राउंड घूम लेने का मतलब होता है कितना, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि कुल मिलाकर कि ये 200 अंश है तो इसका मतलब ये 160 होगा, 160 और 200 360 अंश हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। अगर इस तरह का शेप बना, इस तरह का अगर शेप बन गया बेटा कहीं पर, इसी तरह का शेप बना और ये मान दिया है 110 अंश दिया है और ये 50 अंश दिया है, तो इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। अगर ऐसे ही सवाल दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये मान कितना अंश होगा तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, वही उसका मान कहलाएगा। 110 अंश और 50 अंश, इसका मतलब कितना अंश हो जाएगा, 160 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह टैक्स रूल लगाएंगे और टैक्स रूल बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर आगे और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि इस तरह का कोई शेप दिया हो कि यहाँ पर इस तरह से, और ये दे दिया जाए कि ये जो है 110 अंश है और ये 120 अंश है और इस मान के बारे में पूछा जाए कि ये मान कितना होगा, इस मान के बारे में बताना है कि ये मान कितना होगा। अब यहाँ पर हम टी शेप देख रहे हैं, टी शेप भी नहीं दिख रहा है, ए जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, एक्स जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, जेड जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ करने के लिए हमें लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लाइन यहाँ से हम कर सकते हैं कि यहाँ से इसको टच करते हुए आगे निकल जाए। अब ज़रा देखा जाए तो ये शेप बनेगा, ए शेप बनेगा तो 110 है तो ये कितना होगा बेटा कि 70 अंश, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। इसी तरह 120 है तो ये कितना होना चाहिए, 60 अंश। अब यहाँ पर पूरा का पूरा ये टी शेप बनेगा। अगर ये टी शेप बना तो ये 70 और 60 130 हुआ तो ये 50 होगा, तभी 180 अंश होगा क्योंकि टी रूल में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान 50 अंश के बराबर हो जाएगा। इसी तरह एक और सवाल लेते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पर इस तरह का कोई सवाल तुम्हारे सामने रखा जाए और ये बतला दिया जाए कि ये 70 अंश है और ये बतला दिया जाए कि 150 अंश है और ये बतला दिया जाए कि ये मान बताना है कि ये मान कितना होगा, ये वाला मान कितना अंश होगा, मान लें x के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये 70 दिया है, 150 दिया है, इस मान को पूछ रहा है कि ये मान बताना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें टैक्स रूल ढूंढना है कि t, a, x और z में कोई एक आकृति मिल जाए। तो यहाँ पर आकृति मिलने का मतलब ये कि अगर हम इस बात की बात करें, यहाँ पर ये लाइन की बात करें अगर, तो यहाँ ये बन रहा है क्योंकि ये लाइन है
और इस लाइन पे दो समांतर लाइन खींची गई है, तो इसका मतलब ये एंगल क्रिएट होगा, ये एंगल क्रिएट होगा। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। और जैसा कि हम जानते हैं ये पूरी की पूरी लाइन अगर लें तो ये पूरी की पूरी लाइन जेड शेप बनाएगा। तो जेड शेप बनाएगा तो ये पूरा का पूरा अगर 70 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 70 अंश होगा। अब अगर ये 70 अंश हो गया, ये पूरा 70 है, ये 30 है, तो 70 में से 30 निकाल दें तो ये कितना अंश बतलाएगा बेटा, 40 अंश के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह से और लेते हैं एक कोण, एक आकृति और लेते हैं। अगर ये आकृति हो और यहाँ पर इसका मान P दिया हो, इसका मान Q दिया हो और इसका मान R दिया हो, तो पूछ लिया जाए P प्लस Q माइनस R का मान ज्ञात कीजिए। P प्लस Q माइनस R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों मान को संख्या के रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि ये दोनों संख्या के रूप में क्या होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई आकृति बने तो एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन अगर खींच दें, अगर हम इसको मान लें P को 50 अंश माना, मान लें कि ये 50 अंश है, संख्या में आसान हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 130 अंश होगा, 130 अंश होगा। अब 130 और ये 50 180 अंश को बतला रहा है। और इसको भी कुछ मान लें, अगर इसको मान लें कि ये भी जो है 50 अंश है या कुछ भी मान लें, एनीथिंग एनीवन, तो यहाँ भी टी शेप बनेगा तो 130 होगा, तो 130 होगा, तो 130 यहाँ भी ये शेप बनेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 50 अंश। तो 130 और 50 ये हो गया। तो अब अगर मान रख दें, P का मान 50 माने हैं, Q का मान जो है 130 और 50 180 आया है, और यहाँ पर भी 50 आया है। 50 को काट दिया तो इसका मतलब मान कितना बतलाएगा, 180 अंश के बराबर बतलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ और लेना चाहते हैं तो और ले लें, फिर भी देखें मान वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर P की बात अगर करें तो P को हम 100 मान लें, तो ये अगर ये शेप बनेगा तो ये 80 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हम R को जो है 80 मान लें तो ये 100 बनेगा। अगर ये 100 बनेगा तो ये शेप यहाँ भी बतलाएगा। अगर ये शेप बनेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मान को रख दें तो P का मान 100 माने हैं, Q का मान 160 आया है और इसका मान 80 माने हैं। अब यहाँ से निकालें तो यहाँ 20 बचेगा, 160 में जोड़ देंगे तो 180 आएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वैसे थ्योरम का प्रयोग करेंगे, P Q के रूप में लेंगे तो ये हार्ड होगा, लेकिन हम कुछ मान सकते हैं। P की वैल्यू, R की वैल्यू कुछ मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार भागों में ब्रेक हो रहा है तो Q का मान अपने आप ही निकल जाएगा। तो P का या R का मान सकते हैं और Q 2 भागों में बढ़ जाएगा तो Q P और R के माध्यम से निकल जाएगा। इस तरह P प्लस Q माइनस R अगर हम रखेंगे तो 180 अंश, चाहे जो भी मान रखें 180 अंश ही बतलाएगा। इसी तरह से हम टैक्स रूल से ये लाइन और एंगल के जितने भी आकृति हैं उसके अंदर के कोण के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी सवाल को हम टैक्स रूल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।